क्या? हेलो, आवाज आ रही है? बीएससी फर्स्ट ईयर में तेरा एडमिशन है? हाँ, क्लासेज ऑनलाइन हो रही है। तो मैंने उनकी क्लास ली। उनकी क्लास लेने के 10 से 11 उनकी क्लास, 11 बजते ही मैंने उनको फ्री किया। मैंने कहा आप लॉग आउट हो और मुझे दूसरा लॉगिन करना है, और मैं आपका लॉगिन करके वेट कर रहा हूँ। चलो, कोई नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट प्रिंसिपल पे। कल जो हमने किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर्मेट प्रिंसिपल में कल हमने, फॉर्मेट प्रिंसिपल है क्या, वापस से मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट प्रिंसिपल हमारा ये था कि लिस्ट टाइम लगता है और लिस्ट डिस्टेंस ट्रेवल होती है। सॉरी, लिस्ट डिस्टेंस ट्रेवल होती है। कब होती है? जब आप लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, या कोई ऑब्जेक्ट का जनरेशन हो रहा है, आपका सोर्स से इमेज बन रही है, तब उस केस में, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन के केस में। सो कल हमने वैसे कर लिया था रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन को वापस एक छोटा सा वापस बता देता हूं। ये हमारा इसका एग्जाम्पल पहला रिफ्लेक्शन का जो कल मैंने लिया था। उस एग्जाम्पल में क्या था कि मेरे पास में एक मिरर, इस मिरर के ऊपर मैंने यहां पर मेरे पास में एक पॉइंट, इस पॉइंट से लाइट मिरर के ऊपर आ रही है, पॉइंट ए से लाइट मिरर पे आ रही है। इस तरह से मिरर पे जहां टकरा रही है वहां पे मेरा बना नॉर्मल। नॉर्मल बन के बाद में ये लाइट अगर मान लीजिए यहां आ रही है, यहां पर आई इस पॉइंट बी पे, तो और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो मैंने कल किया, आज वाले डायग्राम में और कल वाले डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि कल का डायग्राम मैंने नहीं, पहले सीधा बनाया था फर्स्ट डायग्राम, फिर दूसरे डायग्राम को मैंने वर्टिकल किया था। आज मैंने वापस उसको और घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। तो कल वाले में हमारा ये नॉर्मल था, यहाँ पे नॉर्मल एन डैश, इसको एन डैश को मैं पीछे ले लेता हूँ, यहाँ पर एन डैश। पॉइंट ए से लाइट आ रही है, मिरर पे टकराई, कहां पे टकरा रही है? एन पे टकरा रही है, और फिर पॉइंट बी पे मुझे यहां पर इमेज मिल रही है। ये मेरा सोर्स हो गया, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह दो या सोर्स कह दो, यहां से लाइट आ रही है और कहां जा रही है? इमेज यहाँ का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। ये डिस्टेंस हमने कल क्या ली थी? एक्स डिस्टेंस ली थी। अगर ये डिस्टेंस एक्स है, टोटल डिस्टेंस डी है, तो यहां से ये डिस्टेंस मेरे पास में हो गई एक्स माइनस डी, सॉरी डी माइनस एक्स। सो लिस्ट फॉर्मेट प्रिंसिपल, लिस्ट डिस्टेंस और या लिस्ट टाइम, इस केस के अंदर क्या है? ये पूरा पूरा मीडियम एक ही है, एक ही मीडियम है। न्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे लाइट यहां से यहां आ रही है या यहां से इधर जा रही है, पूरे एक ही मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग, लाइट इज ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम, सेम मीडियम में कब ट्रेवल करेगी? जब मैं उसका ले रहा हूं रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन, केस ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज केस ऑफ रिफ्लेक्शन, केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तब उस केस में क्या होगा कि जो लिस्ट टाइम है, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम विच इज इक्वल टू, जब वो एक ही मीडियम है तब होगा क्या? तब हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, दैट मींस नो चेंज इन वेलोसिटी। रिफ्लेक्शन से पहले और रिफ्लेक्शन के बाद में कोई मीडियम में चेंज नहीं है। जब मीडियम में चेंज नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वेलोसिटी सेम रह रही है। दैट मींस वेलोसिटी सेम, दैट मींस बिफोर रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन and after reflection, after reflection, velocity of light is same, velocity of light चेंज नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही है तो लिस्ट
टाइम का प्रिंसिपल। लिस्ट टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम क्या हुआ? d इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यही होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो वेलोसिटी सेम है, बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी सेम है, तो लिस्ट टाइम किसके बराबर हो जाएगा? लिस्ट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। दैट देन principle of least time is can be written into principle of least distance. Then least time, principle of least time is equal to principle of least distance. least distance के बराबर आप इसको कह सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास में डिस्टेंस कितनी हुई? an, जो हमारी ऑप्टिकल डिस्टेंस है, वो ऑप्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? is an plus nb मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये मेरी डिस्टेंस हुई, और ये डिस्टेंस कितनी है? जैसे कल हमने निकाला था, अगर ये x है और ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को मैं नाम ले लेता हूं, ये डिस्टेंस मेरे पास में अगर h है तो ये मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस कितनी आएगी। तो वो डिस्टेंस आ गई मेरे पास में an कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्लस ये डिस्टेंस एन बी कितनी हो जाएगी? ये अगर x है तो ये हो गई d माइनस एक्स, और ये h तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मेरे पास में डिस्टेंस हुई, और इस डिस्टेंस को कल मैंने नाम दिया था y, और इसको हमने डिफरेंशिएट करके कल देखा था dy बाई डी एक्स इज 0। दैट इज लिस्ट प्रिंसिपल वाला, लिस्ट प्रिंसिपल जो है वो वर्क करता है रिफ्लेक्शन के केस में। नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर लो। देखिए, हाँ लिख लो लिख लो। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन का केस। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन के केस में। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जब वो दूसरे मीडियम में जा रहा है, जब उसका क्या कहते हैं हिंदी में, अपवर्तन, परावर्तन, माध्यम जब चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है ना, तब उस केस में क्या होगा? जब माध्यम चेंज हो रहा है, जब उसका मीडियम चेंज हो रहा है,
तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, दूसरे मीडियम के अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आ जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आ जाएगा तब उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तब उस केस में हम डिस्टेंस का प्रिंसिपल काम में नहीं ले सकते हैं। डिस्टेंस का प्रिंसिपल मैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन में काम में ले सकता हूं। अब मुझे काम में लेना पड़ेगा लिस्ट टाइम वाला प्रिंसिपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है वो है केस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब रिफ्रैक्शन की बात मींस मेरे पास में एक मीडियम, मतलब एक बाउंड्री, ऊपर वाला मीडियम मेरा अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे वाला रिफ्रैक्टिव मीडियम अलग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यानी कि फॉर एग्जांपल लाइट पानी के अंदर जा रही है, आकाश से, एयर से पानी के अंदर लाइट जा रही है, या लाइट ग्लास प्लेट के अंदर जा रही है, या लाइट पानी से तेल के अंदर जा रही है, ऑयल के अंदर जा रही है। तब उस केस में क्या हुआ, पहले मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में लाइट का इंसिडेंस हुआ, लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल पे लाइट का इंसिडेंस हुआ, और यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट की तो वो लाइट ये इस तरह से गई। ठीक है, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना मेरे पास में आर। अब अगर ये यहाँ पे इस पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूं जहां से लाइट जनरेट हो रही है, ये पॉइंट ए, और यहां वाला ये पॉइंट मैं ले लेता हूं पॉइंट बी, लाइट यहां पर पहुंच रही, तब उस केस में मेरे पास में अब इस डायग्राम के अंदर लाइट ए से पॉइंट ओ तक आती है मीडियम μ1 के अंदर, और ओ से बी तक जा रही है मीडियम 2 के अंदर। तो लाइट ने जो लाइट यहां पर जो पहुंच रही है, लाइट को टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो लाइट की यहां पर वेलोसिटी, लाइट की एयर के अंदर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो कितनी है, c। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम μ1 वो कितनी होगी, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम μ1, फर्स्ट मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, c डिवाइड बाई μ1, ये उसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, म्यू से डिवाइड हो जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई μ1। तो वेलोसिटी अब मेरे पास ये आई। जब वेलोसिटी मेरे पास में ये है और डिस्टेंस a से o, ये डिस्टेंस है AO, तो टाइम कितना लगा, टाइम ट्रेवल्ड बाय लाइट रे फ्रॉम पॉइंट A टू O, A से O तक लाइट को जाने में टाइम किस मीडियम में, इन मीडियम μ1, वो टाइम कितना हुआ, इस टाइम को मैं नाम दे देता हूं T1। वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, A से O, AO डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इसके अंदर वेलोसिटी क्या है मेरे पास में, v1 वेलोसिटी, और v1 वेलोसिटी कितनी है जो अभी हमने निकाली है, ये कितनी वेलोसिटी है, इट इज, आई कैन राइट इट, v1 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई μ1, तो डिवाइड बाई v1। अब v1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, तो ये हो जाएगा AO डिवाइड बाई c डिवाइड बाई μ1, ये मेरा फॉर्मूला है। टाइम T1 जब लाइट इस मीडियम में जा रही है। अब इस मीडियम के अंदर भी मैं ये मान लेता हूं इस लाइट की वेलोसिटी है v1, इसकी हाइट यहां से जो बाउंड्री है, जो सरफेस है, वहां से इसकी हाइट h1 अगर हाइट है, और इसकी हाइट मेरे पास में h2 हाइट है, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास में d डिस्टेंस है। ठीक है, देन ये जो डिस्टेंस है A की O से डिस्टेंस मेरे पास में x डिस्टेंस है, जो पहले किया सब कुछ वो का वही, तो मैं AO निकल जाएगा x, और ये h गिवन है तो AO निकल जाएगा। फ्रॉम डायग्राम
AO कितना हो जाएगा, AO इज रूट ऑफ अंडर रूट किसके, h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई c डिवाइड बाई μ1। μ1 को भी मैं ऊपर ले लेता हूं, तो आई कैन राइट इट म्यू रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई c। और थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, म्यू ऊपर आ जाएगा कि एक ये बट्टा में आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं μ1 बट्टा c रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, h1 स्क्वायर प्लस x। ये हो गया यहां तक का। अब O से T तक अगर इसकी वेलोसिटी, यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 है, तो वो वेलोसिटी भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, जैसा अभी मैंने इसका निकाला, तो उसी तरह से मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं रेट O से B तक के लिए। तो उस केस में वेलोसिटी कितनी आ गई, इन मीडियम μ2, इन मीडियम μ2 क्या वेलोसिटी आई मेरे पास में, v2 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई μ2। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो c डिवाइड बाई μ2। तो इस केस में जो टाइम, जैसे यहाँ पे टाइम निकाला, इस केस में O से B तक जो पहुंचने में जो टाइम लगा, वो टाइम कितना निकल जाएगा, t2 इज इक्वल टू OB डिवाइड बाई वेलोसिटी v2। अब वेलोसिटी कितनी है, v2, तो v2 से डिवाइड कर दिया। OB की वैल्यू कितनी आएगी, OB की वैल्यू ये x, ये टोटल d, तो ये पीछे कितना रहा, ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास में d माइनस एक्स। तो d माइनस एक्स ये डिस्टेंस है और ये h2 हाइट है, तो मैं निकाल सकता हूं OB की वैल्यू, और OB की वैल्यू आ जाएगी रूट h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई c डिवाइड बाई μ2, और I can write it μ2 डिवाइड बाई c ब्रैकेट रूट h स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये मेरे पास में t2 टाइम आ गया जो O से B तक का। तो द टोटल टाइम, लाइट A से B तक जाने का टोटल टाइम, टोटल ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम A टू B, A मीडियम μ1 के अंदर है, B पॉइंट मीडियम μ2 के अंदर है, तो टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 कितना हुआ, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा μ1 बाई सी रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस μ2 बाई सी रूट h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये मेरे पास में टोटल टाइम है, लिख लीजिए इसको। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वो हाँ, वो डिपेंड उस पर करेगा कि मीडियम की डेंसिटी कितनी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो लिखा है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये 1 से छोटा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर ये 1 से बड़ा है तो वेलोसिटी घट जाएगी। डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है, उसका फर्क पड़ेगा। हाँ, इस पे क्वेश्चन है ना, ठीक है, करवा देंगे।
हो गया? बिल्कुल। तो हमारे पास ये टोटल टाइम निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? लिस्ट टाइम निकालना है। क्या ये लिस्ट टाइम सबसे कम है या कुछ और है? मतलब इसको हमको टाइम लिस्ट करना पड़ेगा। टाइम लिस्ट कैसे करेंगे? ये टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम डिपेंड कर रहा है एक्स पर। तो एक्स के साथ में हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्स के साथ में हम इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि या तो टाइम मिनिमम है या टाइम मैक्सिमम है। तो हम उसको डिफरेंशिएट करें। आपकी फीस जमा हो गई? क्यों? करवा दी ना, शिवांगी ने करवा दी, पूनम ने करवा दी। हाँ 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 हाँ। तमन्ना तो आ चुकी है यहाँ पे। हाँ, उसने बाहर रूम लिया है, बाहर पीजी में शिफ्ट हुई है। चलो, सो हमारे पास एक टाइम आया। इस टाइम को मुझे क्या करना है? अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में टाइम को डिफरेंशिएट कर देता हूं। दैट इज डी टी बाई डी एक्स। जब मैं इसको डी टी बाई डी एक्स कर रहा हूं तो म्यू वन बाई सी कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। रूट एक्स, रूट के अंदर जो वैल्यू है एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि एक्स है यहाँ पे, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 रूट एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 2x। सो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। देन सेकंड इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या सेम जैसा ऐसा कैसा ही म्यू टू बाई सी एज इट इज रहेगा, म्यू टू बाई सी। देन अच्छा, म्यू और म्यू वन और म्यू टू, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, म्यू वन और म्यू टू को मैंने ये माना है कि पूरे मीडियम के अंदर वो कांस्टेंट है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आप उसमें ट्रेवल कर रहे हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यहां से यहां तक गए आप, तो इस पूरे मीडियम के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट है, म्यू सेम है, पूरे पूरे मीडियम का म्यू सेम है, म्यू वन। नीचे वाले पूरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर मीडियम डिस्टेंस डिपेंडेंट है तब फिर मेरा इसको कांस्टेंट नहीं लिख सकता हूं, तब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां मैं मान के चल रहा हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो डेंसिटी है मटेरियल की वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। म्यू टू इज कांस्टेंट। देन इसको कांस्टेंट ले लिया, इसको डिफरेंशिएट किया जैसा मैंने यहां पे किया था।
उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ d माइनस एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x। नाउ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मैं 2 को यहीं पे काट देता हूं। 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। माइनस साइन को मैं यहां से हटा के माइनस में यहां लगा देता हूं। ये मेरे पास में वैल्यू आई। नाउ इस वैल्यू को चलो मैं नीचे वाली लाइन में लिखूं तो थोड़ा सा समझ में आ जाए। एक लाइन एक्स्ट्रा ही लिखी जाएगी और तो कुछ नहीं होगा। 2 एज इट इज। तो अब मैं इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां आया। देन आई कैन राइट इट μ1 बाई सी x डिवाइड बाई रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस μ2 बाई सी and it will x upon root h2 square plus d minus x whole square। ये मेरे पास में आया। दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। अब इस चीज को देखो जो हमने पिछली बार किया था वही सब कुछ। x डिवाइड बाई रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या चीज है, तो उस डायग्राम को देखते हैं। उस डायग्राम के अंदर नॉर्मल बनाया, रे बनाई, पॉइंट ए बनाया। ये डिस्टेंस है हमारी x डिस्टेंस, ये हाइट थी हमारी h1 और ये जो था AO। AO क्या था? h1 स्क्वायर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज AO। तो इस डायग्राम के अंदर अगर ये एंगल मेरा यहां वाला एंगल थीटा अगर एंगल है तो क्या हुआ, तो मेरे पास में x बराबर हुआ AO cos थीटा, और आई कैन राइट इट cos थीटा is x divided by AO। What is AO? AO is root of h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये x अपॉन रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज cos थीटा, अंदर वाला एंगल। जब ये अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल, जैसा हमने पिछली बार किया था, बाहर वाला एंगल हमारा कितना था? आई एंगल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। तो आई कैन राइट इट, तब मैं क्या लिख सकता हूं इस वैल्यू को cos थीटा। आई कैन राइट इट μ1 बाई सी, ये हो जाएगा मेरा cos थीटा 1 माइनस μ2 बाई सी, इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा 2। थीटा 2 और थीटा 1 कौन सा है? थीटा 1 तो हो गया ये ऊपर वाला एंगल, और जो दूसरे मीडियम के अंदर जा रहा है वो एंगल हो गया मेरा थीटा 2। तो इसको मैंने लिखा थीटा 1 एंड थीटा 2 विच इज इक्वल टू dt बाई dx। नाउ अब इसको आगे करते हैं। थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और थीटा 2 क्या हो गया? थीटा 2 इज वेयर नहीं, क्यों? दोनों एंगल कहां? 90 डिग्री के एंगल पे तो है। थीटा 1 अंदर वाला है और आई एंगल बाहर का है, तो दोनों में थीटा प्लस आई कितना हुआ? पाई बाई 2। थीटा प्लस आई कितना है? पाई बाई 2। तो थीटा कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस आई। थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस आई, एंड थीटा 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 2 माइनस आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब मैं cos के अंदर ये वैल्यू रखूंगा तो cos थीटा 1 को मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस आई, और ये हो जाएगा मेरा साइन आई। तो मैं यहाँ पे साइन आई लिख सकता हूं। सिमिलरली cos पाई बाई 2 माइनस आर यहाँ पे लिखूंगा, cos पाई बाई 2 माइनस आर हो जाएगा मेरा साइन आर। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या हुआ? μ1
डिवाइड बाय सी, कॉस की जगह हो गया यहाँ पे साइन आई माइनस म्यू टू बाय सी साइन आर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सी में कॉमन ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/c म्यू वन साइन आई माइनस म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमको क्या मिलता है, यही चीज मिलती है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, दोनों बराबर होते हैं। म्यू वन साइन आई बराबर होता है म्यू टू साइन आर के। जब ये बराबर है तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और जैसे ये वैल्यू जीरो हो जाती है देयरफॉर हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डी टी बाई डी एक्स इज जीरो। और जैसे ही जीरो हुआ इसका मतलब क्या हुआ, टाइम लिस्ट हो गया या टाइम मैक्सिमम हो गया। इट गिव्स मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब इसी चीज को समझो वापस, फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या दे रहा है, फॉर्मेट प्रिंसिपल किसको काम में ले रहा है, स्नेल्स लॉ को, और स्नेल्स लॉ को काम कर लेते हुए हमने फॉर्मेट प्रिंसिपल को प्रूव कर लिया। इसका उल्टा, अगर फॉर्मेट प्रिंसिपल सही है तो स्नेल्स लॉ भी हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिख लीजिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे फॉर्मेट सही है तो स्नेल्स सही हो जाएगा, स्नेल्स को सही मानते हो तो फॉर्मेट सही हो जाएगा। हो गया। हम्म,
हाँ, अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्रूव द स्नेल्स लॉ यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल, तो फिर आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? बोर्ड ही दिख रहा है। चलो मैं एक सेकंड चेंज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसको चेंज करो ना आप, उसको क्या कहते हैं? आ हाँ, नीचे आने दीजिए। चलो, पीपीटी में कौन सी क्या लाइन आ रही है? ठीक है। हाँ, फॉरवर्ड प्रिंसिपल का एग्जांपल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के केस में, तो अब रिफ्लेक्शन के केस में हमारा देखो, फर्मेट प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑल द पॉसिबल पाथ द लाइट माइट टेक दैट सेटिस्फाई दोज बाउंड्री कंडीशन, लाइट टेक द पाथ विच रिक्वायर्स द शॉर्टेस्ट टाइम, जिसमें सबसे कम टाइम लगता है उस पाथ को कंसिडर करती है। लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी इस पाथ में सबसे कम टाइम लग रहा है। नहीं, मीडियम की, एक ही मीडियम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक ही मीडियम के अंदर जो हमने है ना, जो कल मैंने बताया था, वापस बताता हूँ। अच्छा, अभी तो आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा। जैसा मैंने कल आपको बताया था, या तो वो दूसरा कैमरा ऑन करो, आपके वहां पे दूसरा कैमरा भी चल रहा है ना, उसको ऑन करो। हाँ, तो कल जो मैंने बताया था कि मीन्स अगर लाइट रे मेरी यहां से यहां जा रही है और वो पॉइंट ए से बी पर जा रही है, तो पॉइंट ए से बी पे जाने का तरीका, वो लाइट यहां से आई, यूं होकर यूं भी जा सकती है, लाइट यूं होकर यूं भी जा सकती है, लाइट यूं होकर यूं गई, खूब सारे रास्ते हैं। कौन सा पाथ चूज करेगी? लाइट यहां से नीचे आई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, तो कौन सा पाथ लाइट चूज करेगी? ये वो चीज है, लाइट यहां पर आएगी और यहां से फिर जिस एंगल पे मुड़ेगी, कितना एंगल आर चाहिए, कितना आर होगा, ये सारा फॉर्मेट प्रिंसिपल बताता है हमको कि कौन सी पाथ को वो कंसिडर करेगी। ये वो चीज है। ठीक है, देन नेक्स्ट, the a statement of Fermat principle क्या कहता है? Any hypothetical small change in actual path of a light ray would only result in a second order change in the optical path length. The first order change in optical path length would be zero. अब फर्स्ट ऑर्डर क्या हुआ और सेकंड ऑर्डर क्या हुआ? तो फर्स्ट ऑर्डर ये हुआ जो अभी हमने निकाला है, जो अगर आपने चेंज किया, मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा है मैंने डी टी बाई डी एक्स, या जो मैंने कल लिखा था डी वाई बाई डी एक्स, तो वो मेरा एक स्मॉल चेंज हो गया। अब इसी चेंज को थोड़ा और अगर आप ले लेते हो, इसको सेकंड डिफरेंशिएट करते हो या इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेते हो, सेकंड ऑर्डर लेते हो, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ चेंज नजर आए, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर जो चेंज है वो जीरो होगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, डी टी बाई डी एक्स जीरो होगा। देन नेक्स्ट, ये जो डायग्राम वाला जो अभी मैंने आपको बताया, वही सब कुछ कि मेरे पास में लेंथ जो अभी हमने कैलकुलेट की, ये वो सब कुछ लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली थी जो मैंने अभी आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में जो मैंने अभी आपको बताया, लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ रही है और उस केस के अंदर जो पाथ डिफरेंस है उसको हमने कैलकुलेट कर, जो टाइम था, टाइम को हमने कैलकुलेट किया, और टाइम को कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास में फॉर्मूला निकाल दिया था हमने, और वो फॉर्मूला हमारा स्नेल्स लॉ को प्रूव कर रहा है। देन नेक्स्ट, अब फर्मेट प्रिंसिपल से हमको स्नेल्स लॉ मिल गया या स्नेल्स लॉ से फर्मेट प्रिंसिपल मिल गया, जो फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है वो। सेकंड लाइन क्या कह रही है? द फर्मेट प्रिंसिपल
In the Fermat principle, the optical path length between point A and B can be calculated in either direction. अब इसका मतलब अगर रे A से B की तरफ जा रही हो या रे B से A की तरफ आ रही हो, दोनों केसेस के अंदर हमारा जो फॉर्मेट प्रिंसिपल है वो वर्क करता है, चाहे राइट ए से बी में आए या बी से ए के अंदर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीन चेंज हो रही है ना? अभी स्लाइड चेंज नहीं हुई है। स्लाइड अभी कौन सी चल रही है? जो पहले वाली है वही। ये नेटवर्क इश्यू है, इसका इश्यू का क्या? अरे पर्सनल मैंने कल भी लिया था और आज भी मैंने पर्सनल ही लिया हुआ है एक फोन पे। एक काम करता हूँ मैं, क्या है कि जब दो दो तीन तीन क्लास होती है ना तब दिक्कत हो जाती है। एक क्लास हो जब तो कोई नहीं, आप एक क्लास के अंदर डेटा कंज्यूम कितना होगा? कल मेरा पूरा पूरा 2 GB डेटा कंज्यूम हो गया सिर्फ एक क्लास के अंदर। मुझे वो प्लान चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं इस चीज को समझाता हूँ इसको। करते हैं, मेरी कोशिश तो पूरी है कि मैं। अच्छा अभी आपको क्या दिख रहा है बोर्ड पे? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? तो अभी मैं लाइट ऑफ करता हूँ, जरूर जाएगी सही। यस ठीक है, लाइट ऑफ करने के लिए ये धुंधली क्यों आ रही है? नेट गया, यू आर ऑन होल्ड। ठीक है, क्लियरिटी है? इसको बड़ा करता हूं मैं। सही दिखा है? ठीक है। हाँ तो यहाँ पे अभी क्या लिखा है हमने कि फॉर्मेट प्रिंसिपल से हमारा स्नेल्स लॉ डिसाइड हो रहा है और स्नेल्स लॉ से फॉर्मेट प्रिंसिपल डिसाइड हो रहा है, दोनों वाइस वर्सा वर्क कर रहे हैं। देन नीचे वाली लाइन, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो।
स्क्रीन तो दिख रहा है? हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हेलो, 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 आवाज आई? रुको।